Hello friends, welcome to Biomentors classes. I am Dr. Gitendra Singh. The topic for today is genetics. पिछले दो लेक्चर में हमने ये देखा कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, ये भी देखा हमने कि क्या एंशिएंट थ्योरीज थी जेनेटिक्स के बारे में। ये भी देखा हमने कि मनुष्य को जेनेटिक्स के बारे में जानकारी थी। 8000 BC से लेके 1000 BC तक जो है वो ह्यूमन बींग्स को बेटर इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में, उसका उन्होंने एप्लीकेशन भी किया। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि जो है मेंडल ने जो है वो कई सारे एक्सपेरिमेंट गार्डन पेपर किए। हमने देखा कि मेंडल सक्सेसफुल रहे बाकी वैज्ञानिकों की तुलना में, क्योंकि मेंडल ने जो है वो एक बार में एक कैरेक्टर की स्टडी की, 3 जनरेशन तक उन्होंने स्टडी की और उन्होंने कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर को चुना उन्होंने। ठीक है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया आंकड़ों को। तो कई सारे हमने कारण देखे। ये भी देखा हमने कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म कैसे हुआ, क्या मेंडल का बैड लक था। बहुत सारी बातें हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किए। और लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हमने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोटाइप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोटाइप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, हेमीजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव। ठीक है, म्यूटेशन, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, कई सारी टर्मिनोलॉजी को हमने क्लियर किया। ठीक है, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 3 से ज्वाइन किया है तो बेटा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लेक्चर नंबर 1 और 2 बड़े इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में आप एक भी लेक्चर को लिंक से मिस नहीं कर सकते, सारा कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एम्स का एसर्शन रीजन का आपका टेस्ट लिया गया उसमें जो है वो हम लोगों ने -1 मार्किंग किया। मतलब आपने जो गलत किया उसके लिए आपको -1 से हमने पेनाल्टी दिया, जो सही किया उसके लिए +1 दिया हमने। ठीक है, जानबूझ के ऐसा किया गया क्योंकि एम्स में जो रिजल्ट बिगड़ता है उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण यह होता है कि बच्चे बहुत सारा नेगेटिव करते हैं और सबसे अधिक नेगेटिव आंसर होते हैं एसर्शन रीजन वाले पोर्शन में। ठीक है, तो इसलिए जब भी एसर्शन रीजन का टेस्ट होगा तब उसमें -1 का मार्किंग होगा। दिमाग में डाल लीजिए, सही करोगे +1 दूंगा, मैं गलत करोगे -1 दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप वही करें जो आपको कॉन्फिडेंट है, जिसको जो आपको मालूम है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं जो आपके नंबर को कम कर दे। ठीक है ना, चलिए तो इस पर हम दोबारा बात करेंगे जब हम एम्स का एसर्शन रीजन का पेपर समझेंगे, तब बात करेंगे। तो लौटते हैं वापस अपने चैप्टर पे जेनेटिक्स पर। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जहां बात खत्म की थी मैंने आपसे कहा था कि मेंडल ने एक बार में एक जोड़ी कैरेक्टर्स का अध्ययन किया, 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मेंडल ने एक बार में स्टडी किया, 3 जनरेशन तक उन्होंने स्टडी किया और ये सबसे बड़ा आधार था मेंडल अपने आंकड़ों को जब उन्होंने प्रस्तुत किया, अपने डेटा को उन्होंने प्रेजेंट किया, तो साइंटिस्ट को जो है एक स्पेसिफिक लाइन मिला, एक स्पेसिफिक उनको गाइडेंस मिला कि बस असल में वंशागति में या इनहेरिटेंस में होता क्या है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, मेंडल के उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात हमको क्लियर है कि जब मैं आपसे कहता हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस वर्ड का मैं इस्तेमाल करता हूं तो इसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का बेटा मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक बार में एक जोड़ी 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी करें, कि एक बार में हम जो है वो 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, कि लक्षणों के एक जोड़े की हम जो है वो स्टडी 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। कि मोनो हाइब्रिड, मोनो मतलब एक, के लक्षणों के एक जोड़े की स्टडी कर रहे हैं हम तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर है, मान लीजिए मैंने कहा ये कैरेक्टर है लेंथ ऑफ प्लांट, के लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है, पौधे की लंबाई। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम गार्डन पी की बात कर रहे हैं, बगीचा मटर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक, तो मैंने कहा आपसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी करना। जैसे हमने एक लेंथ लिया तो लेंथ में पेयर क्या हो गया बेटा, लेंथ में हो गया एक प्लांट होगा टॉल, दूसरा प्लांट होगा डॉर्फ, हमने प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया। ठीक है ना, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए तो उन्होंने जो है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया उन्होंने। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, लक्षण क्या है, लेंथ ऑफ प्लांट, और इसका पेयर क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया कि समझने की कोशिश की। मेंडल ने क्या किया, हम सबसे पहले हम मेंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उनको क्या मिला रिजल्ट। ठीक है, फिर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट को लिया, इसको उन्होंने क्रॉस किया प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया। प्योर का मतलब मैंने बताया था आपको बेटा, प्योर या प्योर लाइन का मतलब ये होता है कि ये होमोजाइगस होते हैं, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन करने पर, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने पर अपने जैसे ही प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, कोई जेनेटिक वेरिएशन में देखने नहीं मिलता है।
तो प्योर का मतलब प्योर होमोजाइगस, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा मेंडल ने एक टॉल मैटर का प्लांट लिया जो प्योर टॉल प्लांट था, एक उन्होंने प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया और इसको उन्होंने बोल दिया पैरेंटल जनरेशन, पी जनरेशन बोला इसको उन्होंने। पी जनरेशन का मतलब है पैरेंटल जनरेशन, पैतृक पीढ़ी बोला इसको उन्होंने, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उन्हें अगली पीढ़ी में क्या मिला, अगली पीढ़ी में उनको सभी प्लांट मिले टॉल, ठीक है ना। ये कहलाया F1 जनरेशन। मेंडल ने जो खेत में, देखो सिंपल सी बात है, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट कहां कर रहे थे, जो वियना में चर्च था, चर्च के पास में जो खेत लगे हुए थे उसमें मटर बोकर प्रयोग कर रहे थे। तो मेंडल को कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब लिखा हुआ नहीं मिलता था मटर के पौधे पर। मेंडल ने क्या देखा वो मैं आपको समझा रहा हूं कि मेंडल ने क्या देखा और उसको फिर हमने साइंटिफिकली उन्होंने ट्रीट कैसे किया, ठीक है। तो पहले हम मेंडल के ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट को उन्होंने जो है वो एक प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया, ठीक है। प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया, ड्वार्फ हमेशा प्योर होगा, प्योर ड्वार्फ से क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पर उनको टॉल प्लांट मिला। तो मेंडल ने यह सोचा कि पहली पीढ़ी में मेंडल को ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला, तो मेंडल ने सोचा कि ड्वार्फ कैरेक्टर कहां चला गया, यानी हमने एक लंबे पौधे को बोने पौधे से क्रॉस कराया तो एक पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में सारे पौधे इनको टॉल मिले। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी कराया, इसको इन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया, इन्होंने F1 को सेल्फ पॉलिनेट कराया, मतलब इसको जो है F1 को के ही, चूंकि मटर के का प्लांट है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल पार्ट भी होता है फीमेल पार्ट भी होता है, तो उन्होंने इसको जो है सेल्फ पॉलिनेट कराया। तो क्या देखा उन्होंने, दूसरी पीढ़ी में उनको 3 प्लांट मिले टॉल और एक मिला ड्वार्फ, ठीक है। ये कहलाया F2 जनरेशन। असल में मेंडल ने ये चीज देखी, तो मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने कहा जब मैंने प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में मेरे को केवल टॉल प्लांट मिले, वहां पर ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि F1 जनरेशन में एक हाइब्रिड बन गया और टॉल वाले ने ड्वार्फ वाले को दबा दिया। मेंडल ने ये सोचा, ठीक है। अगली पीढ़ी में जब गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो है वो टॉल प्लांट को, जब उन्होंने जो है वो F1 वाले टॉल प्लांट को जो है वो सेल्फ पॉलिनेट कराया तो F2 पीढ़ी में उनको 3 टॉल मिले और एक ड्वार्फ मिला, ठीक है। तो मेंडल ने बोला कि हाँ, जो ड्वार्फ कैरेक्टर F1 में दिखाई नहीं पड़ रहा था वो गायब नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो अगली पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब हाइब्रिड जो है वो अगली पीढ़ी में जो है उसके अंदर जो भी गैमेट बनते हैं उस समय कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ड्वार्फ दोबारा से आ गया, ठीक है। ये मेंडल ने देखा। अब तो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा कि इसका मतलब मेंडल ने कहा कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई पड़ेगा वो हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा। तो मेंडल ने कहा कि ये डोमिनेंस का आधार, इसको उन्होंने डोमिनेंस कह दिया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा अगली पीढ़ी में F2 जनरेशन में जब हम गए तो टॉल प्लांट को हमने जो F1 के टॉल को हमने सेल्फ पॉलिनेट किया तो 3 टॉल और एक ड्वार्फ मिले, मतलब ड्वार्फ वाला कैरेक्टर जो है वो खत्म नहीं हुआ था बल्कि वो अगली पीढ़ी में जाकर सेपरेट हो गया, सेग्रीगेट हो गया। तो यहां से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सामने आ गया, ठीक है। ये मेंडल का वास्तविक प्रयोग था। अब मेंडल ने इसको प्रस्तुत कैसे किया, ठीक है। मेंडल ने इसको कैसे प्रस्तुत किया इसको हम समझते हैं और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। चलिए, तो हम समझ गए, हमने क्या किया बेटा, हमने जो है कैरेक्टर लिया लेंथ ऑफ प्लांट, हमने जो है वो लेंथ ऑफ प्लांट पौधे की लंबाई का कैरेक्टर लिया हमने, और हमने इसमें एक टॉल प्लांट लिया हमने और एक हमने जो है वो कैरेक्टर ड्वार्फ लिया, ठीक है। तो एक लंबे पौधे का टॉल प्लांट का कैरेक्टर और एक बोने पौधे का कैरेक्टर। तो लेंथ ऑफ प्लांट 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर हो गया, जिसमें जोड़े में क्या शामिल है, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। क्या किया हमने जो है एक प्योर टॉल प्लांट लिया, हमने एक प्योर टॉल प्लांट लिया, कैपिटल टी मान लिया हमने, ठीक है, कैपिटल टी, और इसको हमने क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ। याद रखिए ड्वार्फ प्लांट जो है वो रेसेसिव होता है तो हमेशा प्योर ही रहेगा, तो हमने ड्वार्फ से इसको क्रॉस कराया, ठीक है। और ये जो जनरेशन है इसको हमने बोल दिया पैरेंटल जनरेशन, इसको बोला हमने पैतृक पीढ़ी बोला इसको हमने, ठीक है। पैरेंटल जनरेशन में याद रखना हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर का मेंडल ने इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को उन्होंने जो है वो क्रॉस किया, ठीक है। अब क्या होगा, ये अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। जो कैपिटल टी लिखा है मैंने, ये क्या है, ये है जीनोटाइप, जो जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
प्योर टॉल, टॉल दिखाई पड़ रहा क्या है वो फिनोटाइप। मैंने कहा ना बेटा जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि इसके पास दो फैक्टर है। मेंडल ने कहा कि प्योर टॉल प्लांट के पास में दो कारक हैं, दो फैक्टर हैं जो उसको लंबा बनाए रखते हैं, ठीक है। और बोने पौधे के पास में भी उन्होंने कहा दो कारक हैं जो उसको बोना बनाए रखते हैं। तो मेंडल के जो कारक थे, फैक्टर थे, वास्तव में आज के क्या है वो जीन है, ठीक है। तो ये जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम लंबा या बोना बोलते हैं तो वो फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब गैमिट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, गैमिट बनेंगे। हमको मालूम है कि गैमिट बनेगा तो होगी मियोसिस, गैमिट बनेगा तो होगा मियोसिस। जब मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर पहले से आधे रह जाएंगे, ठीक है। तो हमने आपसे कहा कि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो गैमिट के अंदर एक जीन आएगा। गैमिट हमेशा जो है वो एक जीन कैरी करते हैं क्योंकि वो मियोसिस के बाद बनते हैं, ठीक है। और इसके पास भी एक जीन आएगा, कैपिटल टी जीन आ गया, ठीक है। ये हो गया क्या, गैमिट। ये क्या हो गया बेटा, गैमिट। मान लिया हमने कि ये फीमेल प्लांट है, मान लिया हमने कि ये मेल प्लांट है, गैमिट बन गए, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हाइब्रिड बना। हमने कहा ये क्या है इवेंट, ये इवेंट है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना बेटा। ये फर्टिलाइजेशन है तो क्या बना, हाइब्रिड बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। इसको बोल दिया हमने F1 जनरेशन, इसको हमने बोल दिया F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी बोल दिया इसको हमने, F1 जनरेशन बोल दिया इसको हमने, ठीक है ना, ठीक। और F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल, ऑल टॉल, सभी प्लांट हमको टॉल मिले, ठीक है ना। समझ रहे बात को। तो एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में हमने आपसे कहा कि हमने प्योर टॉल प्लांट को लिया, प्योर डॉर्फ प्लांट से क्रॉस किया, गैमिट बने, गैमिट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले हमको सब टॉल मिले, सारे के सारे हेट्रोजाइगस थे। वो कैसे थे, ऑल आर हेट्रोजाइगस टॉल। तो मैंने कहा ऑल टॉल, तो हमने कहा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ऑल आर हेट्रोजाइगस टॉल। सभी कैसे बेटा वो हेट्रोजाइगस टॉल है। मैंने आपको कहा था ना बेटा कि जब एक जोड़े के अंदर दो आइडेंटिकल जीन होंगे, एक जैसे जीन होंगे, होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, जैसे कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन, स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन। जब एक जोड़े के अंदर एक जीन होगा और एक उसका एलील होगा तो क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, क्लियर, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में जो है एक कैरेक्टर, ध्यान से मेरी बात सुना, जब आप दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, मेरी बात ध्यान सुने, जब आप दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्रॉस करते हैं तो जो पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आपको दिखाई पड़ता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, वो प्रभावी कैरेक्टर होता है, वो दूसरे वाले कैरेक्टर को दबा देता है और केवल अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ऐसे जीन को हम डोमिनेंट जीन कहते हैं। डोमिनेंट जीन वो जीन होते हैं जो अपने आप को हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों अवस्थाओं में एक्सप्रेस करते हैं, यहां भी टॉल यहां भी टॉल, ठीक है। रिसेसिव जीन वो होते हैं जो अपने आप को केवल होमोजाइगस अवस्था में एक्सप्रेस करते हैं, हेटेरोजाइगस में वो दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, क्लियर। तो मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा कि अब मेंडल के पास एक कंक्लूजन निकल के यहां पर आया कि जब हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस कराते हैं, हम दो कंट्रास्टिंग प्लांट्स को क्रॉस कराते हैं, प्योर प्लांट को क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर देखने मिलता है वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, वो प्रभावशाली कैरेक्टर होता है, वो दूसरे वाले कैरेक्टर को दबा देता है, ठीक है। मेंडल ने ब्लेंडिंग की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात नहीं की। मेंडल ने बताया कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर मिलेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और उसके लिए हम कैपिटल सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो रिसेसिव कैरेक्टर्स के लिए हम स्मॉल सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे कंक्लूजन निकाला, तो इसलिए इसको हमने कैपिटल टी बोल दिया, इसको स्मॉल टी बोल दिया और जीनोटाइप को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, क्लियर। चलिए, तो हमको एक बात समझ, हमको अब मेरी बात ध्यान से, एक कंक्लूजन, पॉइंट नंबर 1, पहला कंक्लूजन यहां पर निकल के आया कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, क्लियर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बेटा। तो जो कैरेक्टर अपने आप को पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या किया हमने, अब थोड़ा मेरे पास बोर्ड पर जगह कम है तो मैं इसको हटाता हूं और फिर मैं F1 को क्रॉस कर F2 को क्रिएट करता हूं। चलिए, अब हमने क्या किया, हमें समझ में आया कि क्या कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो हमने अब क्या किया बेटा, F1 वाले प्लांट को लिया हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। हमने क्या किया, अब जो है वो F1 वाले प्लांट, ये F1 जनरेशन का प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको ही हमने जो है वो सेल्फ पॉलिनेट कराया हमने, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेट कराया। क्या किया इसको हमने जो है वो सेल्फ पॉलिनेट कराया, ठीक है, ठीक। यही मेल है और यही फीमेल है, ठीक है ना।
सेल्फ पॉलिनेट कराया हमने। तो ये हमने क्या किया, F1, ये F1 वाले प्लांट को हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया। तो सेल्फ पॉलिनेट कराने पर क्या होगा, अब F2 जनरेशन बनेगी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब जब यहां पर गैमीट बनेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, जब यहां पर गैमीट बनेंगे तो हमको मालूम है जब भी गैमीट बनेंगे तो जीन जोड़े में होता है, हमें मालूम है जीन जोड़े में होते हैं और गैमीट जो है वो हैप्लॉइड होता है और जोड़े का केवल एक ही जीन गैमीट कैरी करता है, या तो वो कैपिटल टी कैरी करेगा या स्मॉल टी कैरी करेगा। गैमीट कभी भी जो है वो हाइब्रिड नहीं हो सकते हैं, गैमीट नेवर बी एन हाइब्रिड, गैमीट कभी भी एक हाइब्रिड नहीं होते हैं, गैमीट एक जोड़े के दोनों जीन को कभी भी कैरी नहीं करते हैं। गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल है, याद रखना याद रखना याद रखना, ठीक है। गैमेट कभी भी एक जोड़े के दोनों जीन को एक साथ कैरी नहीं करते हैं, वो हमेशा एक पेयर के एक ही जीन को कैरी करेंगे वो, ठीक है ना। अब पॉसिबिलिटी टाइप ऑफ गैमेट की बात करते हैं, तो एक फॉर्मूला दिमाग में रख लो, एक फॉर्मूला दिमाग में डाल दीजिए, 2 to the power n, 2 to the power n, क्या ये है टाइप ऑफ गैमेट। n का मतलब क्या है, यहां पर n का मतलब है क्रॉस को, टाइप ऑफ क्रॉस के, टाइप ऑफ क्रॉस, n का मतलब है टाइप ऑफ क्रॉस के। मोनो हाइब्रिड के लिए इसकी वैल्यू होगी 1, डाई हाइब्रिड के लिए इसकी वैल्यू होगी 2, ट्राई हाइब्रिड के लिए इसकी वैल्यू होगी 3। समझ गए, फॉर्मूला है 2 to the power n की टाइप ऑफ गैमेट, यानी पॉसिबिलिटी टाइप ऑफ गैमेट के, टाइप ऑफ गैमेट कि गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे, एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको मैं, फॉर्मूला है 2 to the power n, टाइप ऑफ गैमेट कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, फॉर्मूला है 2 to the power n, n का मतलब यहां पर है टाइप ऑफ क्रॉस। मोनो हाइब्रिड के लिए वैल्यू 1 होगी, डाई हाइब्रिड के लिए 2 होगी, ट्राई हाइब्रिड के लिए 3 होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां पर हम पहले बात करते हैं, चलिए हमें मालूम है फॉर्मूला ये है 2 to the power n कि कितने तरह के गैमेट बनेंगे। हम कौन सा क्रॉस देख रहे हैं, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि हमको जो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना बेटा, एक हेटेरोजाइगस के, कैसे पता चलेगा आपको कि मोनो हाइब्रिड है, आप देखोगे कितना हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन, तो आपने कहा ये हेटेरोजाइगस है, तो आपने कहा ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 to the power n में आपने वैल्यू रखा 1 का, कितना, 2 तरह का गैमेट बनेगा, क्लियर क्लियर, 2 तरह का गैमेट बनेगा। अब कौन सा 2 तरह का गैमेट बनेगा, एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी, दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल टी, ठीक है। एक गैमेट बनेगा, हमें मालूम है इसका गैमेट भी कैसे बनेगा, 2 to the power n, एक हेटेरोजाइगस पोजीशन है यहां पर, एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम, एक हेटेरोजाइगस पोजीशन है, तो n की वैल्यू 1 आएगा यहां पे, तो कैपिटल T गैमेट बनेगा और स्मॉल t गैमेट बनेगा, ठीक है। ये क्या है, ये है गैमेट्स, ठीक है। म्यूसिस के बाद जो है वो गैमेट्स बनेंगे, क्लियर क्लियर, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये गैमेट यहां पर बने, ठीक है। अब हमको F2 जनरेशन को बनाना है कि क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी को जानने के लिए मैंने कल जैसे आपको बताया था कि हम आरसी पुनेट के चेकर बोर्ड का यूज करेंगे, कि चेकर बोर्ड में कितने स्क्वायर होना चाहिए, कितने खाने होना चाहिए, ये कैसे मालूम चलता है, एक पेरेंट के गैमेट मल्टीप्लाई बाय दूसरे पेरेंट गैमेट, गैमेट ऑफ वन पेरेंट के टाइप ऑफ गैमेट फ्रॉम वन पेरेंट मल्टीप्लाई बाय टाइप ऑफ गैमेट फ्रॉम सेकंड पेरेंट। एक पेरेंट के गैमेट के प्रकार कितने हैं उसको आप दूसरे पेरेंट के गैमेट के प्रकार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 into 2 4 आ गया, ठीक है। चेकर बोर्ड में 4 खाने बनेंगे, ऐसे बनेंगे, चार स्क्वायर ऐसे बनेंगे कि हम उसमें गैमेट को जो है वो प्लेस कर सके। तो हमने कहा एक तरफ मेल गैमेट रख दिए, एक तरफ फीमेल गैमेट रख दिए। 2 तरह के मेल गैमेट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 तरह के फीमेल गैमेट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, रख दिया हमने चेकर बोर्ड में, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यहां पर कैपिटल टी, ठीक है, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर स्मॉल टी, ये है F2 जनरेशन, ये है F2 जनरेशन कि सेकंड पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में क्या बना, क्या मिला हमको, ये है F2 जनरेशन, ठीक है। अब F2 जनरेशन में हम देखते, मेरी बात बड़ी ध्यान सुनना, ठीक है। F2 जनरेशन हमको मिला, 4 प्लांट हमको मिले यहां पे, ठीक है। अब उन 4 प्लांट का सबसे पहले हम देखते हैं फिनोटाइप, क्या देखते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब मैंने साफ साफ बोला है आपको बेटा, जब भी फिनोटाइप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे आप बाहर के कैरेक्टर को, मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन को देखेंगे। बताओ मेरे को, बताओ, चलो हम लिखते हैं F2 जनरेशन के अंदर, हम F2 जनरेशन के अंदर लिखते हैं फिनोटिपिक रेशियो, F2 जनरेशन के अंदर हम लिखते हैं फिनोटिपिक रेशियो कि फिनोटिपिक अनुपात क्या था, ठीक है।
बताइए मुझे कि फिनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं हम, तो बताइए मुझे इसमें से कितने आपको टॉल मिले, मतलब हमें पता लगाना है कि कितने हमको टॉल मिले और कितने हमको ड्वार्फ मिले, कितने हमको लंबे मिले, कितने हमको जो है वो बूने मिले। ठीक है, चलिए निकालते हैं। कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, ठीक है ना। तो हमने कहा 3 मिले हमको टॉल, स्मॉल टी एक ड्वार्फ, ठीक है। तो इसका मतलब यह है मोनो, मेरे बात ध्यान सुनिए, इसका मतलब यह है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। ठीक है, मोनो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। 3 टॉल मिलेगा, 1 ड्वार्फ मिलेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं, हम बात करते हैं इसके जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, अब जब जीनोटाइपिक रेशियो की बात करोगे तो अब आप जीनोटाइप की बात करोगे, इस समय आप जीन्स के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, आप बाहर के रूप की बात नहीं करेंगे, जीन्स के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि जीन्स के कॉम्बिनेशन में 3 पॉसिबिलिटी, एक तो कैपिटल टी, दूसरी पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरी पॉसिबिलिटी है स्मॉल टी। चलो काउंट करते हैं क्या रेशियो मिला। तो एक कैपिटल टी मिला 1, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी मिले 2, एक स्मॉल टी मिला 1। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है वो 1:2:1 मिलता है। क्लियर? ठीक है, अब समझ गए, हम समझ गए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो मिलेगा 1:2:1, जीनोटाइपिक रेशियो मिलेगा। ठीक है, यह हमको समझ में आया मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, अब मेंडल ने ये पूरा क्रॉस कर्व किया। ठीक है, अब मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने जैसे वहां पे हमने बात की थी कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहां पर हम बात करते हैं कि मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा कि जब गैमिट बनते हैं, जब हाइब्रिड गैमिट का फॉर्मेशन करता है, मेरी बात ध्यान सुना, जब हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी गैमिट का फॉर्मेशन करता है तो वो अपने जीन के कॉम्बिनेशन को अलग अलग कर देता है। एक कैपिटल टी गैमिट बनाया उसने, एक उसने स्मॉल टी गैमिट बनाया, मतलब हाइब्रिड एज सच गैमिट में नहीं जाता है बल्कि वो अपने कैरेक्टर्स को अलग अलग कर देता है, और अलग अलग करने को ही हम सेग्रीगेशन बोलते हैं, सेग्रीगेट करना बोलते हैं। तो यहां पर अस्तित्व में आता है मेंडल का दूसरा नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहते हैं। गैमिट्स आर ऑलवेज प्योर, दे नेवर हैव कॉम्बिनेशन, के वो कभी भी जो है वो एक जोड़े के दोनों जीन को कैरी नहीं करते हैं, उनमें या तो डोमिनेंट जीन होगा या रिसेसिव जीन होगा। ठीक है, तो गैमिट्स आर ऑलवेज प्योर। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसको हम लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड भी कहते हैं। सब पूछा था कि लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड भी कहते हैं। आप देखो ये हाइब्रिड था कैपिटल टी स्मॉल टी, जब गैमिट बने तो कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, तो लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे कम एक्सेप्शन इस लॉ के हैं। ये ऐसा नियम है जिसके अपवाद आपको बहुत कम मिलेंगे। और लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, वो कहता है कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हमने क्रॉस कराया तो जो कैरेक्टर हमको F1 जनरेशन में देखने मिलेगा वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और सबसे अधिक एक्सेप्शन जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करने के बाद उनके पास में दो सबसे बड़े कंक्लूजन निकल कर आए। पहला कंक्लूजन निकल के आया कि F1 पीढ़ी में जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, उससे लॉ ऑफ डोमिनेंस बना। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन निकल के आया कि जब F1 जनरेशन के प्लांट को आप इंटरक्रॉस करते हो, सेल्फ पॉलिनेट करते हो, तो क्या होता है, तब कैरेक्टर्स जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, तो उससे निकल कर आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन निकल के आया। मतलब मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर दो नियम बेस्ड हैं। मेंडल ने कुल 3 नियम दिए, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए, उनमें से 2 नियम जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर खोजा गया। ये डाइहाइब्रिड पर भी लागू होते हैं, लेकिन इनकी डिस्कवरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन के आधार पर हुआ। ठीक है, चलिए हमको समझ में आया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, अब छोटा सा मैं आपको जो है वो मैथ्स का जो है वो स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा जो है आपको जादू दिखाता हूं, बतलाता हूं आपको कि हमको पता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है।
ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। अब जितने भी क्रॉस होते हैं, चाहे डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं मैं, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं मैं, तो हर क्रॉस जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही एक्सटेंशन है। फॉर एग्जांपल कि 3:1 पावर n कर दिया, ठीक है। ये मैंने बताया है किसी भी क्रॉस का, यदि कोई आपसे किसी भी क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो पूछता है, कोई आपसे किसी भी क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो पूछता है, तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को दिमाग में रखना है। तो 3:1 का पावर ऑफ द n, और मैंने आपसे कहा n का मतलब है टाइप ऑफ क्रॉस, ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉस के n का वैल्यू जो है मोनोहाइब्रिड के लिए 1 होगा, डाइहाइब्रिड के लिए 2 होगा, ट्राइहाइब्रिड के लिए 3 होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी मैंने आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। फॉर्मूला आपके सामने है कि 3:1 पावर 2 मतलब 3:1, 3:1, ठीक है, मतलब 3 × 3 9, 3 × 1 3, 1 × 3 3, 1 × 1 1, के मतलब आ गया कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो होगा 9:3:3:1। आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में, पर आप आंसर जानते हैं। यू नो द आंसर। इसका मतलब यह है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरी जेनेटिक्स की जान है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरे अनुवांशिकी की जो है वो सबसे कोर है, सबसे कोर कंटेंट है। इसी के बेसिस पे बाकी के क्रॉस बने, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो उसका जीनोटाइपिक रेशियो, उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1 के। और हमने क्या किया, हमने देखा कि इसी को हमने एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया कि अब डाइहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो निकालना 3:1 होल पावर n, ठीक है। तो हमने कहा n क्या टाइप ऑफ क्रॉस है, ठीक है। चलो छोटा सा मैंने आपको एक क्लू दिया, क्योंकि ये छोटे छोटे क्लू बड़े काम आते हैं एग्जाम में। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो है हमने एक बात समझी यहां पे कि मेंडल का, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें हम के, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब हम दो प्योर होमोजाइगस प्लांट जिनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो उनको क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करने पर जो कैरेक्टर हमको F1 जनरेशन में देखने मिलता है वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। क्लियर, उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन में एक जो पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन जीन्स का जोड़ा होगा उसमें से एक ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा दब जाएगा, इसलिए जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट जीन होगा, जो दब जाएगा वो रेसेसिव जीन होगा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि डोमिनेंस की फिनोमेना काम कैसे करती है। थोड़ा सा हम जो है वो जीन्स के लेवल पर जाकर बात करते हैं कि हाउ द प्रोसेस ऑफ डोमिनेंस वर्क्स, के कैसे डोमिनेंस की प्रक्रिया काम करती है, ठीक है। मेरी बात बड़े ध्यान सुन के, प्रकृति में जितने भी जीन, नेचर में, नेचुरल कंडीशन में जितने भी जीन बने हैं वो हमेशा वाइल्ड जीन होते हैं। हम कहते हैं प्रकृति के अंदर जो जीन होते हैं वो वाइल्ड जीन होते हैं, और वाइल्ड जीन जनरली जो है वो डोमिनेंट नेचर के होते हैं, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान सुन के, एक हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि प्रकृति में कई तरह के जीन्स होते हैं, उनमें से कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अधिकांश जीन जो नेचुरल कंडीशन में होते हैं वो वाइल्ड जीन होते हैं, डोमिनेंट जीन होते हैं, ठीक है ना, ठीक। और मैंने आपसे कहा कि वो वाइल्ड जीन होते हैं, डोमिनेंट जीन होते हैं, ठीक है। हमको ये पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन जोड़े में होंगे, ठीक है ना। इमेजिन करते हैं कि एक जीन ये है, एक क्रोमोसोम का एक जीन ये है, दूसरा जीन ये है, ठीक है। दोनों वाइल्ड जीन है, दोनों डोमिनेंट जीन है। मैंने कहा ये दोनों डोमिनेंट जीन है, ठीक है, ठीक। नेचुरल कंडीशन में ऐसा ही हुआ है, प्राकृतिक अवस्थाओं में ऐसा ही हुआ है कि डोमिनेंट जीन बने हैं जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ विशेष तरह के प्रोटीन को बनाते हैं और वो प्रोटीन कैरेक्टर को देते हैं। मैंने कल कहा था आपसे कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन का निर्माण करके, प्रोटीन बनता है वैसे अपने आप को वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि डोमिनेंट जीन होंगे। फिर क्या हुआ, ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान कभी जो है वो रेडिएशन के आने से किसी भी कारण से जो है वो इसके अंदर हो गया म्यूटेशन, ठीक है। इसके अंदर हो गया म्यूटेशन का कारण कुछ भी हो सकता है, केमिकल, फिजिकल, व्हाटएवर रीजन के कोई भी कारण होगा उससे यहां पर म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने से क्या हुआ कि ये वाला जीन जो है, ये वाइल्ड जीन जो है, ये अपने कैरेक्टर को खो बैठा और ये जीन जो है वो चेंज हो गया, म्यूटेशन हुआ, जीन चेंज हो गया। अब चेंज होने पे जिस जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है वो चेंज हो गया। चेंज होने पर तीन पॉसिबिलिटी है, कि पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जीन का इफेक्ट जो है वो सेम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा।
कुछ सीक्वेंस चेंज हुए लेकिन कोई बड़े इंपॉर्टेंट सीक्वेंस चेंज नहीं हुए, जीन का इफेक्ट सेम रहा या थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो घट गया, ठीक है, डिक्रीज, इफेक्ट थोड़ा सा घट गया उसका। एक कारण ये हो सकता है, एक चीज पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जीन जो जिसमें म्यूटेशन हुआ है वो एंजाइम बनाना है ना, अब वो एंजाइम को नहीं बना सकता है, वो एंजाइम का निर्माण नहीं कर सकता है क्योंकि उसका कोड चेंज हो गया है, उसके अंदर की सूचना बदल चुकी है, ठीक है। तीसरा ये है कि वो अपने आप को जो है इनएफिशिएंट हो गया, वो इनएफिशिएंट हो गया है, वो कुछ और केमिकल बना रहा है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो इनएफिशिएंट हो गया, ठीक है ना। मतलब ये है कि जब हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, जब हम जो है वो पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, तीन पॉसिबिलिटी, या तो इफेक्ट सेम रहा या डिक्रीज हो गया, या एंजाइम जो बन ही नहीं रहा, या जो एंजाइम बन रहा है वो इनएफिशिएंट एंजाइम बन रहा है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा जीन जो म्यूटेशन के बाद बदल गया है, बदलने पर क्या हुआ कि जिसके अंदर एंजाइम नहीं बन रहा है या इनएफिशिएंट केमिकल बन रहा है, वो हो गया रेसेसिव जीन, वो रेसेसिव जीन हो गया, ठीक है। और जिसके अंदर सेम इफेक्ट था या थोड़ा इफेक्ट कम हो गया तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, ठीक, वो अपने वाइल्ड जीन के ऑलमोस्ट समान रहा है वो, ठीक है। अब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि प्रकृति में जो है मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेसेसिव जीन है वो म्यूटेशन से या उन जीन जेनेटिक मेकअप में जीन के अंदर चेंज होने से अस्तित्व में आए, ठीक है। तो इसी ऐसी कंडीशन में अब इसका मतलब ये, जब ये नया पेयर बन गया तो इसके अंदर ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर फिनोमिना आ गया डोमिनेंस का, यहां पर अस्तित्व में आया लॉ ऑफ डोमिनेंस कि एक जीन जो वाइल्ड जीन है जिसके अंदर जो है वो केमिकल बनाने की क्षमता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस की, ये डोमिनेट कर गया इसको और ये अब कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो वाइल्ड जीन, जैसे मैंने कहा ये वाइल्ड जीन है, ये वाइल्ड जीन जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसका जो केमिकल बनता है वो कंपैरेटिवली मात्रा में कम होता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इनिशियली फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फ्लावर कलर की, समझना बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करना, कोई भी पॉइंट मिस करोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बात करते हैं हम फ्लावर कलर की, ठीक है। आपको एक बात तो क्लियर है बेटा कि फ्लावर का कलर जो होता है वो पिगमेंट से होता है, जानते हैं ना, फ्लावर का कलर पिगमेंट्स होता है। तो मान लीजिए एक फ्लावर कलर को बनाने के लिए 100% पिगमेंट चाहिए था, ठीक है, यानी 100% पिगमेंट जब होगा तब फ्लावर का कलर वॉयलेट हुआ, फॉर एग्जाम्पल रेड हुआ, चलो रेड एग्जाम्पल होता है। जब फ्लावर का कलर जो है वो रेड कब हुआ, जब 100% जो है वो उसके अंदर जो है वो रेड पिगमेंट बना तो फ्लावर का कलर रेड हुआ, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं, एक हम काल्पनिक केस की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। इमेजिन करते हैं कि जब कभी म्यूटेशन नहीं हुआ होगा तो ये दोनों वाइल्ड जीन फ्लावर कलर को बनाते होंगे और इसका केमिकल और इसका केमिकल मिलकर 100% हो जाता होगा, ठीक है। 50% इसने कंट्रीब्यूट किया, 50% इसने कंट्रीब्यूट किया, रेड फ्लावर बन गया, ठीक है, रेड फ्लावर बन गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एक जीन, अब इन दोनों में से एक जीन में हो गया म्यूटेशन, अब क्या हो रहा है, ये 50% बनना बंद हो गया, तो 50% इफेक्ट कम हो गया, तो फ्लावर रेड ना होकर फ्लावर कैसा बन गया, पिंक बन गया। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी कंडीशन में ये वाला जीन पूरा काम नहीं संभाल पा रहा है, इसने अपना वाला पार्ट तो कर दिया लेकिन दूसरे वाला पार्ट चूंकि म्यूटेशन हो चुका है, रेसेसिव जीन बन चुका है, तो दूसरा वाला पार्ट वो कंट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, इसलिए कैरेक्टर पूरी तरीके से रेड वाला कैरेक्टर नहीं आ पा रहा, फ्लावर पूरा रेड नहीं बन पा रहा है, रेड कलर फेंट हो गया है, रेड कलर कम हो गया है तो पिंक बन गया है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे क्या बोलोगे, अपूर्ण प्रभाविता बोलोगे। मतलब डोमिनेंट जीन जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो पूरा अपना इफेक्ट दे सके, ठीक है। लेकिन यदि यही केस को हम चेंज कर दें, इसी केस को हम चेंज कर दें, तो मैंने आपसे कहा कि ऐसा हुआ, ठीक, हमने इस केस को चेंज किया, हमने कहा चलो कि दोनों जीन वाइल्ड जीन के साथ जोड़ा था, ठीक है, प्लांट था टॉल, ठीक है, दोनों जीन कंट्रीब्यूट कर रहे थे केमिकल, ठीक है ना। लेकिन जब इसके अंदर हुआ म्यूटेशन, जब इसके अंदर म्यूटेशन हुआ तो ये जीन कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, ये जीन कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना है कि उससे प्लांट टॉल बन सकता है। मतलब दोनों जीन जो है वो अकेला होगा तो भी उतना ही इफेक्ट देगा, दूसरा साथ होगा तो भी उतना ही इफेक्ट देगा। तो इसका मतलब ये जीन ने अकेले ने काम कर दिया तो ये हो गया कंप्लीटली डोमिनेंट, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि डोमिनेंस के पीछे
साइंस क्या है, डोमिनेंस के पीछे वास्तव में बायोकेमिस्ट्री छिपी हुई है, डोमिनेंस के पीछे वास्तव में जीन्स का एक्सप्रेशन छिपा हुआ है कि यदि एक जीन जो डोमिनेंट जीन है वो इतना केमिकल प्रोड्यूस कर देता है जिससे कैरेक्टर बन जाए तो वो कंप्लीटली डोमिनेंट जीन कहलाएगा। यदि वो जीन अपने कैरेक्टर को प्रकट करने के लिए उसको दूसरे जीन की भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट जीन कहलाएगा। वो कब रेड होगा, जब दोनों जीन डोमिनेंट होंगे तो वो रेड होगा। ठीक है, यदि एक रेसेसिव हुआ एक डोमिनेंट हुआ तो वो अपना इफेक्ट तो दे देगा, जो 100% इफेक्ट नहीं होगा तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने मिलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये है मतलब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका एक्सेप्शन क्या है, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, हमको ये भी समझ में आया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं एंटीराइनम मैजस प्लांट की बात करते हैं कि जिसको हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं। एंटीराइनम मैजस प्लांट की बात करते हैं, इसको हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, जिसको हम जो है वो स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं, स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ठीक। कार्ल कोरेंस ने इसके बारे में बतलाया। ठीक है ना, तो हमने आपसे कहा कि एंटीराइनम मैजस की बात करें, हम डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन प्लांट की बात करें, इसमें क्या किया, इसमें होते हैं रेड फ्लावर, इसमें होते हैं रेड फ्लावर प्योर। हमने क्या किया, इसमें एक प्लांट लिया, हमने एक प्लांट लिया जिसमें प्योर रेड फ्लावर थे, कैपिटल आर प्योर होमोजाइगस प्लांट लिया, इसमें रेड फ्लावर थे। इसको क्रॉस किया हमने व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से, क्रॉस किया हमने, इसमें व्हाइट फ्लावर थे, स्मॉल आर रेसिप प्लांट, इससे हमने क्रॉस किया। ठीक है, क्रॉस करने पर क्या हुआ बेटा, क्रॉस करने पर मैंने आपसे कहा गैमिट बना, कैपिटल आर गैमिट बना, स्मॉल आर गैमिट बना। ठीक है, फ्यूज किया, ये क्या है ऊपर वाला, ये पेरेंटल जनरेशन है, पी जनरेशन है। ठीक है, ये F1 जनरेशन बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 जनरेशन बना। F1 जनरेशन में क्या होता है, सभी हेटेरोजाइगस होते हैं। यहां पर फ्लावर मिला ऑल पिंक, समझ रहे हैं, ये व्हाइट फ्लावर था, ये रेड फ्लावर था, F1 में सारे मिले पिंक। कारण क्या था, मैंने बताया, अभी आपको बताया ना कि कैसे केमिस्ट्री काम करती है, कैसे जीन्स काम करते हैं। सारे फ्लावर पिंक मिले। फिर F1 को क्या किया हमने, सेल्फ पॉलिनेट किया, हमने इसको सेल्फ पॉलिनेट किया, इसको F1 को हमने सेल्फ पॉलिनेट किया। तो क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस बाय कैपिटल आर स्मॉल आर, गैमिट बना, कैपिटल आर गैमिट बना, स्मॉल आर गैमिट बना, कैपिटल आर गैमिट बना, स्मॉल आर गैमिट बना। बताया था ना गैमिट कैसे बनते हैं, 2 to the power n। कितने तरह का गैमेट बनेगा, 2 तरह का बनेगा। एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। चेकर बोर्ड में रखा हमने इसको, पुनेट स्क्वायर में रखा हमने, तो क्या कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो देखा हमने एक प्लांट कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा कैपिटल आर स्मॉल आर, चौथा स्मॉल आर। इसका मतलब यह हुआ कि हमको क्या मिला, हमको मिला एक रेड मिला, 2 पिंक मिले और एक मिला हमको व्हाइट के। इसका मतलब यह है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, मेरी बात बड़े ध्यान सुनना बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, फिनोटिपिक रेशियो मतलब बाहर से देखने में कैसा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको जो फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा, एक मिलेगा आपको रेड, 2 मिलेंगे आपको पिंक और एक मिलेगा आपको व्हाइट। ठीक है ना, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, एक होगा कैपिटल आर, 2 होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा होगा स्मॉल आर, एक होगा स्मॉल आर। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो एक समान होते हैं, 1:2:1 होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंट जीन है उसका इफेक्ट 100% नहीं हो पाता है, इसलिए इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने मिलते हैं। कहां, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एंटीराइनम मैजस, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर कहते हैं इसको। और दूसरा एग्जांपल नोट कर लीजिए, वो है मिराबिलिस जलापा। दूसरा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, वो है मिराबिलिस जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। मिराबिलिस जलापा, इसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट भी इसको कहते हैं कि उसमें भी हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिलता है। तो हमको एक बात समझ में आई यहां पर कि डोमिनेंस के पीछे जो है, डोमिनेंस के पीछे साइंस क्या है, क्या साइंस डोमिनेंस के पीछे काम करता है, ये हमको समझ में आया। ठीक है, चलिए, तो हम ये समझ गए कि डोमिनेंस के पीछे साइंस क्या काम करता है। ठीक है, अब मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका एक कंक्लूजन निकाला था हमने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमने एक्सेप्शन को देखा कि वो एक्सेप्शन उसका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक एक्सेप्शन की बात की हमने। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम को डोमिनेंस के बारे में भी बात करेंगे, अभी छोड़ रहे हैं उसको। ठीक है, हम
हम समझ गए कि डोमिनेंस का मतलब क्या, डोमिनेंस के पीछे की केमिस्ट्री क्या, डोमिनेंस के पीछे का जीन का एक्सप्रेशन क्या और इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये हमको बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं मेंडल के दूसरे नियम की बात करते हैं, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम कहता है कि एक जो हाइब्रिड है कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड जब गैमीट का फॉर्मेशन करेगा तो हमेशा गैमीट जो है हाइब्रिड के जो गैमीट है वो एक जोड़े का केवल एक जीन कैरी करेंगे, या तो उसमें कैपिटल टी जीन होगा या उसमें स्मॉल टी जीन होगा। वो कभी भी गैमीट कभी भी हाइब्रिड नहीं होते, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है जब हाइब्रिड हेटेरोजाइगस प्लांट या हाइब्रिड जब जो है गैमीट का फॉर्मेशन करेगा तो जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को सेग्रीगेट कर लेंगे, अपने आप को अलग कर लेंगे, और यही होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, वो कहता है द एलील्स ऑफ ईच ट्रेट, हर लक्षण के जो एलिस होते हैं दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, वो गैमीट निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं, एंड दे यूनाइट एट रैंडम, और वो रैंडमली आपस में मैट करते हैं, मतलब दूसरे गैमीट से मेल गैमीट है तो फीमेल गैमीट से रैंडमली मैट करेंगे। कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी से भी मैट कर सकता है, कैपिटल टी से भी मैट कर सकता है, ठीक है ना। तभी तो हमने पॉसिबिलिटी के लिए चेकर बोर्ड को बनाया, ठीक है ना। तो हमने ये बात देखा, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। गैमीट नेवर बी हाइब्रिड, गैमीट कभी भी हाइब्रिड नहीं होते हैं, तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं इसको। और हाइब्रिड, चूंकि गैमीट बनाते समय हाइब्रिड के कैरेक्टर अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स एक ही चीज है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये बात हमको समझ में आई कि क्या मतलब इसका हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि एक एनसीईआरटी में एक उन्होंने जो है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा उन्होंने लिखा ax प्लस by होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना। अब वो क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि एक यदि हम जो है वो बात करते हैं इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, तो इस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि यहां पर जो है वो a और b का मायना करके यहां पर a एंड b ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स के, ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल के, ये एलिल की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और x और y रिप्रेजेंट करते हैं एलिल्स को, ये रिप्रेजेंट करते हैं एलिल्स को, ठीक है। ठीक, बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा कि इसमें जो a और b है दे रिप्रेजेंट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल, ठीक है ना, और x और y है दे रिप्रेजेंट दी एलिल्स, ठीक है। हमको पता है कि हमने जो हम इसको अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। हमको पता है कि जो हमारे एलिल है वो है कैपिटल T एंड स्मॉल t। इसका मतलब x को मान लिया हमने कैपिटल T, y को मान लिया हमने स्मॉल t, क्योंकि हम एलिल्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो x और y क्या हो रहा है, एलिल को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा एलिल आपने यूज किया, ठीक है। तो हमने कहा कि एक x हो गया कैपिटल T और y हो गया स्मॉल t, क्लियर, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल की बात यह है कि हमने देखा कि 1/2 फ्रीक्वेंसी कैपिटल T की थी, 1/2 फ्रीक्वेंसी स्मॉल t की, है ना, कि एक जो एलिल है कैपिटल T स्मॉल t जो हेटेरोजाइगस उसमें से एक गैमेट कैपिटल T बन रहा है, एक उसमें स्मॉल t बन रहा है, मतलब 1/2 पॉसिबिलिटी के। तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल क्या है, a, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल क्या है, a भी क्या वैल्यू है, a का वैल्यू भी 1/2 है, b का वैल्यू भी 1/2 है, ठीक है ना। मतलब हाइब्रिड से जब गैमेट बनेगा तो एक कैपिटल T बनेगा और एक स्मॉल t बनेगा, तो 1/2 ये हो गया, 1/2 ये हो गया, ठीक है ना। चलिए समझ गए। अब हमने ये वैल्यू बाइनोमियल एक्सप्रेशन वैल्यू को पुट किया हमने, ठीक है। पुट किया हमने इसको, a क्या है बेटा 1/2, x क्या है कैपिटल T प्लस b क्या है 1/2, y क्या है स्मॉल t होल स्क्वायर, क्या, ठीक है। चलिए यहां नीचे यहां साइड में इसको समझ गए ना, ठीक है। अब इसको हम आगे करते हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है। हमें समझ में आया कि इसका मतलब क्या है, 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t मल्टीप्लाई बाय 7 ना होल स्क्वायर, हट के 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t से किया हमने मल्टीप्लाई, हट के। अब देखो क्या हुआ बेटा, कैपिटल T ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/4 कैपिटल T प्लस, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई किया 1/4 कैपिटल T स्मॉल t, ये इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 1/4 कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई किया 1/4 स्मॉल t, ये दोनों सेम है,
जुड़ गए आपस में, ये दोनों सेम है इसलिए जुड़ गए आपस में, ठीक है ना। तो क्या देखा हमने, हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया, 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, ठीक है ना। ये कंक्लूजन निकल के आया किसमें, जीनोटाइपिक रेशियो के लिए। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है, जो हमने पढ़ा है, उसी का जो है वो विस्तारीकरण, उसी का मैथमेटिकल डेरिवेशन। ये एक्चुअली में ये मैथमेटिक्स मेंडल ने इस्तेमाल किया था, उन्होंने इस प्रकार से बाइनोमियल एक्सप्रेशन का उन्होंने इस्तेमाल किया। समझ में आई बेटा बात। एक बार फिर से बताता हूं आपको मैं कि जो एनसीईआरटी में ax प्लस by लिखा है, तो x और y एलिड है। जैसे आपने टॉल प्लांट को कंसीडर किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी जिन होता है, तो x हो गया कैपिटल टी, y हो गया स्मॉल टी। क्लियर। यदि फ्लावर करेक्टर का कवर कंसीडर करोगे तो रेड फ्लावर के लिए कैपिटल R और व्हाइट के लिए स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एलिल का टाइप है। ये फ्रीक्वेंसी है कि एलिल का फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि दोनों एलिल गैमेट में जब दोनों एलिल कैपिटल टी स्मॉल टी एक बराबर बन रहे हैं, मतलब 1/2 पॉसिबिलिटी उनके बनने की, तो ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। वैल्यू को पुट किया हमने, सॉल्व किया, तो हमारा सामने ये आ गया। दिस इज नोन एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी हमको बात समझ में आई के। अब हम बात करते हैं एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट, ठीक है। अब देखो बेटा, जब हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि हमें इतना पता है कि टेस्ट कॉस्ट का मतलब क्या, F1 प्लांट हमने देखा था कल हमने समझा था कि टेस्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, F1 प्लांट को आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर दें। यही पढ़ा था ना कल के F1 प्लांट को आप रिसेसिव से क्रॉस करेंगे, इसको बोलेंगे आप टेस्ट कॉस्ट। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप टेस्ट कॉस्ट। याद आया, कल पढ़ा था हमने बैक क्रॉस टेस्ट कॉस्ट, ठीक है ना। चलिए, मैंने आपको कहा था कि टेस्ट कॉस्ट को टेस्ट कॉस्ट क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक कारण है, ठीक है ना। कारण ये है, फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम जेनेटिक्स के बारे में कुछ जानते हो। एक आपको कोई मान लीजिए प्रोफेसर मिले, उन प्रोफेसर ने कहा कि तुमने जेनेटिक्स पढ़ा है, आपने कहा हाँ हमने जेनेटिक्स पढ़ा है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तुम जेनेटिक्स जानते हो, एक काम करता हूं, तुमको मैं एक कुछ सीड देता हूं जो लंबे पौधे के, जो लंबे मटर के पौधे के सीड है, लॉन्ग पी प्लांट के सीड है। तुम मुझे ये बताओ कि वो सीड होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। अब आप बड़े टेंशन में आ गए। आपने कहा कि मैं सीड को देख के, मटर के पौधे के जो पी प्लांट है उसके सीड को देखकर मैं भला कैसे बता सकता हूं कि वो होमोजाइगस है कि वो हेटेरोजाइगस है। आपके पास आंसर है, आप बता सकते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल के आपको किसी ने दिया, एक एग्जाम्पल समझिए, एक आपको अननोन टॉल प्लांट दिया, ठीक है। आपसे पूछा उसने कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, आपको ये बताना है। समझिए, टेस्ट क्रॉस को टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अननोन टॉल प्लांट दिया, पूछा उसने आपसे, बताओ बेटा कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। आपने कहा सर बता देंगे हम। कैसे? आपने क्या किया, आपने अननोन टॉल प्लांट को लिया, उसको आपने क्रॉस कर दिया रेसेसिव से। रेसेसिव मतलब डॉर्फ प्लांट से, डॉर्फ से आपने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। क्रॉस, आपको पता है डॉर्फ प्लांट का जीनोटाइप है स्मॉल टी, आपने इसे क्रॉस किया, आपको नहीं पता ये कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है, ठीक है ना। क्रॉस किया। अब मेरी बात बड़े ध्यान सुन अटके, यदि अननोन प्लांट कैपिटल टी होगा, यदि अननोन टॉल प्लांट कैपिटल टी होगा, तो आपने क्रॉस किया है किससे, उसको डॉर्फ से क्रॉस किया है। तो आपको अगली पीढ़ी में सारे प्लांट कैसे मिलेंगे, ऑल टॉल। सारे कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। यदि आपको एक अननोन टॉल प्लांट मिला है, उसको आपने रेसेसिव डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कर दिया है, आपको नहीं पता है कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, और आपको अगली पीढ़ी में सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं, तो आप समझ गए कि बॉस ये होमोजाइगस टॉल है, कैपिटल टी है, ठीक है। फिर अब मान लो वो जो प्लांट दिया उसने वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, मान लीजिए हमने कैपिटल टी स्मॉल टी हो। अब आपने क्रॉस किया उसको स्मॉल टी से क्रॉस किया तो क्या हुआ, यहां पर गैमेट बने दो, कैपिटल टी गैमेट बना, स्मॉल टी गैमेट बना, यहां पर गैमेट बना एक, स्मॉल टी गैमेट बना, ठीक है। आपने चेकरबोर्ड में दो स्क्वायर बनाए, दो खाने बनाए, आपको बताया था, ठीक है ना। 2 × 1 2 आया, दो खाने बनाए, ठीक है। एक तरफ आपने रखा कैपिटल टी गैमेट को, एक तरफ स्मॉल टी को, यहां रखा आपने स्मॉल टी को, ठीक है। ठीक, क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब यह है यदि
अननोन प्लांट, जो प्लांट आपको दिया गया है अननोन टॉल प्लांट जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, यदि वो हेटेरोजाइगस टॉल होगा, यदि वो हेटेरोजाइगस टॉल होगा तो आपको 1:1 मिलेगा, एक टॉल मिलेगा, एक ड्वार्फ मिलेगा, एक टॉल मिलेगा, एक ड्वार्फ मिलेगा। समझ गए ना? तो इसका मतलब यह है कि आप अननोन प्लांट को से जो आपको दिया गया है आप बता सकते हैं उससे कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। कैसे? आप उसको टेस्ट क्रॉस कर दीजिए, रिसेसिव से क्रॉस कर दीजिए। यदि वो होमोजाइगस होगा तो सारे कैरेक्टर डोमिनेंट मिलेंगे, यदि वो हेटेरोजाइगस होगा तो आधे डोमिनेंट मिलेंगे और आधे आपको रिसेसिव मिलेंगे कैरेक्टर 1:1। तो मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या हो गया? मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या हो गया? 1:1 हो गया। क्या हो गया बेटा? 1:1। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1। चूंकि यहां पर रेसेसिव पेरेंट का हमने इस्तेमाल किया और उसको हमने प्रोजेनी से क्रॉस करा के पता लगा लिया कि वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, इसलिए इसको हम टेस्ट, ऐसे बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। समझ में आई बात बेटा? तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है? 1:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इसका? 1:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 1:1। क्लियर? चलिए, तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, आज हमने देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का पीछे कारण क्या है, आज हमने देखा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, फिर आज हमने देखा कि जो है वो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीजों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए और याद रखिए बहुत सारे क्वेश्चन जेनेटिक्स में करने हैं अभी और बहुत मजा आगे आने वाला है। रियली मुझे पूरा यकीन है कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आप जेनेटिक्स को प्रेम करने लगेंगे। जेनेटिक्स आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, मैं इस बात का पूरा यकीन रखता हूं और मुझे इतना पता है कि मैं और आप जब शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, जुनून के साथ मेहनत करेंगे, कोई हमको हरा नहीं सकता है। ठीक है, याद रखिए हम अपनी किस्मत के रचयिता खुद होते हैं, हम अपने भाग्य को खुद लिखते हैं, बशर्ते हमारे अंदर जुनून हो, पैशन उठ के, हमारे अंदर ना हार मानने वाली जो है वो क्षमता उठ के, हमारे अंदर हमेशा एक आग सुलगती रहे और वो आग हमको हमेशा बोलती रहे कि चल उठ, कुछ करना है, कि कुछ कर दिखाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस आग को समझ नहीं पा रहे हैं, आप उस आग को समझ गए और आपको वो जो आग है वही आपका जो फायर है अंदर आपके, वही आपका ड्राइविंग फोर्स है, वही आपको सफलता दिलाएगा। बेस्ट ऑफ लक।